नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर कैमूर से आ रही है, जहां अपराधियों ने एटीएम के गार्ड की हत्या कर कैश लूट लिया है। घटना भभुआ के पूरब पोरखा की है और दिन दहाड़े अपराधियों ने एटीएम गार्ड को गोली मारी। कैश वैन और एटीएम से कैश की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये अपराधी फरार हो गए। गोली लगने से गार्ड की मौके पर ही मौत हो जाती है। पीएनबी बैंक से कैश वैन से पैसा लेकर टीम पोखरा एटीएम में डालने के लिए पहुंची हुई थी और एटीएम के पास जैसे ही गाड़ी से पैसे से भरा बैग बाहर निकाला गया, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गार्ड बब्बन चौबे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गार्ड मोहम्मद फिरोज अंसारी बाल बाल बच गया है। पैसा लूटकर भागने के दौरान अपराधी दोनों गार्ड की बंदूक भी अपने साथ लूटकर चलते बने। फिलहाल कितनी राशि की लूट हुई है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कैमूर से जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या जानकारी पुलिस की इस घटना के बाद से अब तक? जी, हालांकि पुलिस का कहना है कि अपराधी सुबह से ही घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे ही कैश वैन में कैश आएगा वैसे ही हम इसे लूट के भाग जाएंगे। और आपको बता दें कि जो ये मरने वाला जो गार्ड है, अभी कैमूर का ही रहने वाला है, बेलाव थाना क्षेत्र में इसका घर है। और जो दूसरा गार्ड है वो बाल बाल बचा है, उसका भी उपचार चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र में। और दोनों की कितनी राशि की लूट हुई है, क्या ये जानकारी सामने आ रही है? जी जी जी, आ गई है सामने। लगभग 14 से 15 लाख रुपए की लूट हो चुकी है और अपराधी कैश लेके फरार हो गए हैं। अभिनव, क्या आइडेंटिफाई किया जा सका है, क्योंकि आसपास सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या अपराधियों की संख्या कितनी रही? अपराधियों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि 3 से 4 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर एसपी पहुंचे हुए हैं और साथ में कैमूर के सभी आला अधिकारी पहुंच के मामले की छानबीन कर रहे हैं। अभिनव, अगर पुलिस ये कह रही है कि अपराधी सुबह से घात लगाकर बैठे हुए थे, तो अपराधियों को इस बात की जानकारी थी कि आज एटीएम में पैसे लोड किए जाएंगे, यहाँ आज कैश वैन पहुंचने वाला है? जी, पहले से जानकारी थी अपराधियों को कि ऐसा कुछ होने वाला है और हम घटना को तुरंत अंजाम देके फरार हो जाएंगे। हालांकि अभी ये मामले की पुष्टि नहीं हो पाई कि अपराधियों को किसने जानकारी दी कि आज एटीएम में कैश लोड होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपके सामने, एटीएम के गार्ड की हालांकि हत्या कर दी गई है। एक गार्ड की मौत घटनास्थल पर ही गोली लगने से हो जाती है, जबकि दूसरा गार्ड जख्मी बताया जा रहा है, जिसका उपचार इस वक्त चल रहा है। एटीएम से 14 से 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो चुके हैं। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। पशुपालन कॉलोनी का मामला बताया जाता है, जहां कारोबारी ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस अपनी तरफ से इस पूरे मामले की तहकीकात और जांच में जुट गई है। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग की है और फिरौती के तौर पर 1.5 लाख की डिमांड रखी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। पशुपालन कॉलोनी से एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है, कारोबारी ने इसे लेकर अब मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुटी हुई है। मेरा बच्चा दुकान पे जा रहा था तिल वाला को पेमेंट देने के लिए, 1.5 लाख रुपया उनके साथ में था और रास्ते में बच्चा का अपहरण कर लिया। और फिर अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता फोन किया उधर से कि 3 लाख रुपया पहुंचाओ तब तुम्हारा बेटा को छोड़ेंगे। थाना गए तो क्या कहा थाना में? थाना में बोला लोकेशन ट्रेस किया, बोला बख्तियारपुर बता रहा है, हम तहकीकात कर रहे हैं। और अभी तक जो है ना, मेरा बच्चा ने अभी तक घर नहीं पहुंचा है। हमारे बेटा जा रहे दुकान पर से रास्ते में किडनैप क्या ललके 10टा लड़का मिल के गाड़ी में बैठा के ले गए मार पीट के और अले जे बेटा के किडनैप क्या ललके 3 लाख टका मांगे छे। तो तकरीबन 3 लाख रुपए की डिमांड अब अपराधियों की तरफ से की जा रही है। जो अपहरणकर्ता हैं उनकी तरफ से ये डिमांड परिजनों से की गई है। लद्दाख के लेह की बात करेंगे, जहां पर शहीद हुए एनएसजी कमांडो दीपक कुमार सिंह का तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर गोपालगंज पहुंचते ही कोहराम समझ गया। पार्थिव शरीर को बरौली थाने के भड़कुया गांव में लाया गया, जहां सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई।
बीते 4 जनवरी की सुबह लद्दाख के लेह में भारी बर्फबारी के दौरान कार हादसा हुआ था, जिसमें गोपालगंज के भड़कुइया निवासी प्रहलाद सिंह के पुत्र दीपक सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनके 4 अन्य जवान साथी जख्मी हुए थे। और अब बात उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने एक बड़ा बयान इस वक्त दिया है। जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। जगदानंद सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के आशीर्वाद से नहीं, जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री भी वो अगर किसी के आशीर्वाद से बनेंगे तो वो जनता का आशीर्वाद होगा। जगदानंद सिंह ने कहा था कि लालू प्रसाद से नीतीश कुमार को आशीर्वाद मिल चुका है, लालू ने नीतीश को आशीर्वाद दे दिया है प्रधानमंत्री बनने का, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया। देखिए, हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि विपक्ष को पूरे देश भर में एक करने की मुहिम में नीतीश कुमार जी हैं लगे हुए। नहीं, हिंदुस्तान की जनता की कृपा से कोई बनेगा, कोई किसी व्यक्ति के कहने से, देखिए सहयोग सब लोगों का होता है, लेकिन जनता की कृपा से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। समाधान की, जी हां, समाधान यात्रा के आज तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली के गुरौल ब्लॉक के कटरमाला पंचायत हरसेर गांव में मौजूद हैं, जहां पर विकास योजनाओं की उन्होंने पड़ताल की। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वैशाली में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा तीसरे दिन आज वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसमें जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। योजनाओं की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। समाधान यात्रा की ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम वैशाली के गुरौल कटरमाला पंचायत के हरसेर गांव में पहुंचे हुए थे। सीएम ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना, निदान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही साथ मजार पर जाकर चादर पोशी करते हुए भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की पड़ताल के साथ योजनाओं की सौगात लोगों को दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने समाधान यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। हमारे जितने युवा हैं, हमारे जितने श्रमिक हैं, सब दूसरे प्रदेशों में जा कर करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उसके बारे में क्या समाधान हो कर रहे? जितने हमारे युवा साथी हैं वर्षों से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्या हो रहा है जी? सभी परीक्षा पत्रों के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। क्या समाधान है नीतीश बाबू, बताइए ना, इसका करिए ना। तो समाधान यात्रा के दौरान बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की। सीएम नीतीश ने कहा कि एक एक चीजों को सभी तरीके से देखा जा रहा है। जातीय जनगणना की शुरुआत देखिए हो भी गया एक जगह, तो भी देख करके हमने बता दिया कि एक एक बात ठीक से नोट देखा, अच्छा से नोट कर रहा। हमने कहा कि ठीक से सब चीज नोट करिए। और कोई आदमी यहाँ है, अब मान लीजिए उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो भी करिए कि राज्य के बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो सबका नंबर ठीक से अच्छा न रहेगा। तो समाधान यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताया। साथ ही ये भी कहा कि इससे योजनाएं बनाने के साथ विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, इसकी भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया गरौर प्रखंड से। यहाँ भी एक घर में जाकर के आप लोगों ने देखा कैसे? हाँ, नहीं, वो सब काम हो रहा, सब चीज हो रहा।
तो बिहार में आज से जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताया, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। तो आपको बताते चले कि अपनी समाधान यात्रा में आज तीसरे दिन वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी और इसी दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आए। आपको बताते चले आज से जातीय जनगणना शुरू किया गया है और इसे लेकर उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है आज का, जहां पर आर्थिक तौर पर लोगों की स्थिति क्या है ये जानना जरूरी था और इसके लिए जातीय जनगणना शुरू कर दी जा चुकी है। दरअसल बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। पटना में इसकी शुरुआत बैंक रोड से डीएम चंद्रशेखर सिंह की मौजूदगी में हुई। जनगणना कर्मी फॉर्मेट के साथ मकान तक पहुंच रहे हैं और सबसे पहले मकान का नंबरीकरण किया जा रहा है। इसके बाद परिवार से मिलकर जानकारी ली जा रही है। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पटना से शुरू हुई जातीय जनगणना का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है और पटना की बात करें तो पटना में ये पहली शुरुआत जो है जो जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह है खुद अपने अगुवाई में यहाँ पे शुरुआत हो रही है बैंक रोड से और जो तमाम कर्मी हैं उनके साथ जो जनगणना कर्मी हैं वो भी साथ में चल रहे हैं। और सर एक बात हम आपको दिखाएंगे कि ये जो जनगणना का ये जो पूरी सूची है, जो फॉर्मेट है, यहाँ पे बिहार जातीय जनगणना 2022 जो है वहाँ लिखा गया और तमाम इसमें जानकारियाँ जो है वो इसमें भरनी है। इसको कैसे आप लोग कर रहे हैं? सर हम लोग पहले चरण की भी गणना कर रहे हैं जो जातीय आधारित गणना है, उसके बाद हम द्वितीय चरण भी करेंगे जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी। अभी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें 10 कॉलम दिया गया है और इस 10 कॉलम को हमें भवन में जाकर के, घर में जाकर के उनकी मुखिया से जानकारी जुटानी है और हमें फॉर्मेट भरना है। उसके बाद हम अपने उच्च अधिकारी जी पहले हम नंबरिंग करेंगे, उसके बाद ये सारा फॉर्मेट भरेंगे। और ये जो पन्ना है, जो अंतिम पन्ना जो है ये बनाया हुआ है, उसमें ये नजरी नक्शा का पन्ना है। जो एरिया मुझे अलॉट हुआ है उसका मैं इसमें नजरी नक्शा बनाऊंगी। उसी के में क्या क्या शामिल करना है? नजरी नक्शा में जो भी मुझे नजर आ रहा है, जहां से मैं उत्तर पश्चिम दिशा से जो मैं शुरू कर रही हूँ अपने भवन की गणना, वहां से मुझे जो भी नजर आएगा मेरे एरिया में, वो मुझे आवासीय है, गैर आवासीय है, कोई परित जमीन है, कुछ भी है, वो मुझे सारा कुछ इसमें दर्शाना है। तो देखिए ये शुरुआत हो रही है, जिलाधिकारी हमारे साथ है। सर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत यहाँ से आज हो रही है, उसमें क्या क्या खासा ध्यान दिया जा रहा है? ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसका पूरी तैयारी हम लोगों ने किया है। लगभग 3 महीने से हम लोग तैयारी में लगे थे। सभी कर्मियों का प्रशिक्षण, उनका चयन और उसके बाद उनको अब आज फील्ड में उतारा गया है। आज से वो लोग कार्य करेंगे। ये चूंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सभी कर्मियों को स्पष्ट होना और जितने फॉर्मेट में कॉलम्स हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम लोग भी प्रश्न करेंगे, आम लोगों की भी परीक्षा होगी तो उनको संतुष्ट करना, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आज हम लोगों ने शुरू किया है इसको। वार्ड नंबर 27 में यहाँ नगर निगम के, और ये ईबी नंबर हमारा जो है जो यहाँ से शुरू हो रहा है बैंक रोड में, वहाँ से शुरू करके और इसका भवन नंबर भी लोग लिख रहे हैं, यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में हम लोगों को मकानों की गणना करनी है, परिवार की गणना करनी है और उसके बाद सेकंड फेज में हम लोग उसमें आएंगे तो बाकी जो 26 प्रकार की जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए दूसरे चरण में 26 प्रकार की जानकारी शुरू, और यहाँ पे देखिए मकान का जो संख्या है वो लिखना शुरू हो गई है। ये पहला नंबर जो आप देख रहे हैं मकान पे यहाँ पे दिया गया 01, ये पहली जो गणना है वो यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये मकान नंबर पहला में तमाम जो कर्मी हैं वो यहाँ से निकल करके जा रहे हैं और घरों तक, हर घर में डोर में ये जाकर के नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद वो तमाम जो जानकारियां हैं कि मकान में कौन रहता है, इसके मालिक कौन है, परिवारों की संख्या कितनी है, यहाँ पे रहते हैं स्थायी रूप से या नहीं, तमाम जो जानकारियां हैं उसमें शामिल कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश की यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा की समाप्ति के बाद सीएम को कई जगहों से आमंत्रण है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के नाम पर नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है और 2025 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे।
बजट सेशन के बाद बहुत जगह से रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण है आने के लिए, बहुत सारे स्टेट से। तो जहाँ जहाँ से आमंत्रण है वो हम लोगों ने इसलिए होल्ड पे रखा है कि एक बार जो बजट सेशन होगा तो अन्य राज्य में भी वो जा करके जो बिहार का काम है या वहाँ का कोई इशूज है या और कोई बात है तो अन्य राज्यों में भी वो जाएंगे। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से इन्विटेशन आया हुआ है। जी, तो क्या प्रधानमंत्री पद? नहीं, कितनी बार तो उन्होंने कहा है ये बात। दिल्ली भी गए थे तो हर एक पार्टी के लोगों से मिले, वो चाहते हैं कि एक सहमति सब में बने, उसके लिए वो प्रयास किए थे और आगे भी प्रयास उनका जारी रहे। बिहार की जनता नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट दी है और 2025 तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री का काम संभाले हुए हैं और उसी क्रम में घूम रहे हैं। फिलहाल तो यही। खबर भोजपुर से, जहां आपसी विवाद में एक बार फिर से बालू घाट पर गोली चल गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना साकिरपुर सोन नदी बालू घाट की है। सारिकपुर सोन नदी घाट की, जहां पर गोलीबारी होती है और एक शख्स को ये गोली जाकर लग गई। जहां 50 साल के सुरेश सिंह को गोली लगने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि बालू घाट पर मौजूद कुछ लोगों से विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने इनके पैर में गोली मार दी। फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में अपराधियों से लेकर नक्सलियों तक के खिलाफ एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि 2022 में एसटीएफ ने 57 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनमें 5 नक्सलियों पर 50,000 का इनाम था, जबकि एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 2022 में 283 मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें 15 अपराधियों पर 50,000 का इनाम घोषित था, जबकि 4 अपराधियों पर 25,000 तक के इनाम घोषित किए गए थे। 2022 में बिहार एसटीएफ ने 14 रेगुलर हथियार जब्त किए, जिनमें 3 AK-47 और 1 AK-56 शामिल हैं। इसमें पुलिस के लूटे गए हथियारों की भी बरामदगी शामिल है। एसटीएफ की टीम ने 555 किलोग्राम सोना, 12 लाख से अधिक के नकदी भी जब्त किए। वर्ष 2022 में कुल 57 नक्सलियों की गिरफ्तारी इस टीम के द्वारा की गई, जिसमें 5 नक्सली 50,000 के घोषित इनामी थे तथा 1 नक्सली गोपाल दास, थाना हवेली खड़गपुर, जिला मुंगेर का, वह 1 लाख का घोषित इनामी था। तो आप ये समझ सकते हैं कि 57 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 6 नक्सली कुल जो है वो इनामी नक्सली थे, जिनके ऊपर इनाम घोषित थे। किशनगंज से बड़ी खबर, जहां चाय बागान में दिखे तेंदुआ के बच्चों को देखा गया। आपको बताते चले, चाय बागान में इसे लेकर काम को बंद करा दिया गया था। मुनी चाय बागान, जहां पर तेंदुए के बच्चे को देखे जाने के बाद एहतियाती तौर पर वन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए चाय बागान में काम बंद कराया गया था। किशनगंज से सटा हुआ ये चाय बागान का इलाका, जहां पर अक्सर तेंदुए की मौजूदगी देखी जाती रही और जैसे ही तेंदुए के बच्चे को यहां पर देखा गया, उसके बाद चाय बागान में काम करने वाले लोगों को एहतियाती तौर पर काम बंद करने को कहा गया था। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि अब तेंदुआ इस जगह से अपने सुरक्षित स्थान की तरफ जा चुका है और इस वजह से एक बार फिर से लोग चाय बागान में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते